बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर, मेरे साथ मौजूद हैं सुहेल रशीद साहब। बात करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट से। आज फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियंस के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम करार दिया था, आज फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की इजाज़त दे दी गई है। आज जो फैसला आया था 23 अक्टूबर को, उस फैसले के खिलाफ जो अपीलें थी उन पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने आज समाअत की और आज इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी किए गए फ्री कैन को। और इसमें जो फैसला है, जो बेंच का 5 मेंबर बेंच का फैसला था 23 अक्टूबर का, उसको मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियंस के ट्रायल हैं वो आगे बढ़ सकेंगे, लेकिन सिर्फ वो जो हतमी फैसला है वो नहीं दे सकेंगे। तीसरे हफ्ते, जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ये समाअत मुलतवी हुई है। आज काफ़ी हंगामा खेज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। जो सिविलियंस के जो मिलिट्री ट्रायल केसेस में जो लवाहिकीन हैं या मुख्तलिफ जो दरख्वास्त गुजार थे, वो यहाँ पे उनके वकला कसीर तादाद में पहुंचे थे। अगरचे पहली समाअत पे उनको नोटिस भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो कमरे अदालत में मौजूद थे और काफ़ी कोशिश की उन्होंने कि जो फैसला है 23 अक्टूबर का वो मुअत्तल ना हो। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि किस स्टेज पे है मुख्तलिफ ट्रायल जो है वो, जब ये रोके गए थे। अब ये कब ये रोके गए ये भी नहीं पता, लेकिन अब ये ट्रायल आगे बढ़ेंगे। सुहेल साहब से पूछते हैं कि सुहेल साहब, आज की हंगामा खेजी की जो बुनियादी वजह है वो क्या थी? क्यों हंगामा था आज जो बेंच नंबर 2 के कमरा अदालत में? देखिए, सबसे पहले तो हंगामा ये था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बेंच में शमूलियत पर और सरबराही पर सवालात और एतराज़ात उठाए जा चुके थे कि ये पहले अपना माइंड जो है वो जाहिर कर चुके हैं कि ये दरखास्तें जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ हैं ये काबिल समाअत ही नहीं, उस पर ये इन्होंने सवाल उठा रखा है, लिहाजा इनको अब इस बेंच में नहीं होना चाहिए। तो उन पर एक एतराज़ था। तो जैसे ही आगाज़ हुआ तो उस एतराज़ को प्रेस करने लतीफ़ खोसा रोस्टम पर आ गए, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने उनको बड़े ऊंची आवाज़ में पहले ही पूछा कि आपको कोई नोटिस हो गया कि आप आ गए? तो उन्होंने कहा जी आप पहले रिक्यूज़ल की दरख्वास्त देखिए, आप रिक्यूज़ करें। तो इस पे उन्होंने कहा कि हसन भी उठ गए, उन्होंने कहा जी कि पहले ये मामला देखा जाएगा। तो इस पर उन्होंने कहा कि किसने एतराज़ उठाया? तो उन्होंने बताया कि जी जवाद खाजा ने। तो उन्होंने तो जस्टिस वगैरह भी साथ नहीं लगाया, सरदार तारिक मसूद बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा जज खाजा का अपना फैसला है कि जज की अपनी मर्जी है, वो बैठे या ना बैठे, मैं नहीं करता इनकार, जाए क्या कर लेंगे। अच्छा, हाँ। तो उसके बाद तो एक वक्त के लिए तो हसन बैठ गए थे और फिर उन्होंने कहा जी कि अटॉर्नी जनरल आप शुरू करें, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने रोस्टम जो है वो ख्वाजा अरस को दे दिया। ख्वाजा अरस वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे थे और उन्होंने जो दफात कलअदम करार दी उनको पढ़ा और बताया कि ये तो कुलभूषण यादव जैसे केस पे भी अट्रैक्ट होती हैं, क्योंकि वो भी एक बैरूनी मुदाखलत से पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बतौर सिविल शहरी आते हैं। तो ये सिविलियन की जो इतनी वाइड इस्तिलाह है उसको बड़ा जनाब वो इस तरह से देखा गया है। तो लिहाजा इसमें जो बड़े संगीन नौयत की दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनका ट्रायल चलाने में भी मुश्किलात का सामना है। फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, जिन पे गुज़श्ता रोज़ पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया था कि हमें कुछ वजूहात हम बयान नहीं करना चाहते, एतराज़ है कि उनको अदालती मावन ना बनाए, उन्होंने आज थोड़ा सा शायद दिखाया भी है कि एतराज़ात क्यों उठाए जाते हैं। उन्होंने आके तो हालांकि वो थे दूसरी तरफ से, वो मतलब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को चैलेंज करने वालों के वकील हैं, सिविल सोसाइटी के, लेकिन उन्होंने आके ये कहा कि जी एक जुज़ जो है ना उस फैसले की वो मुअत्तल कर दें तो अटॉर्नी जनरल का मसला हल हो जाएगा। यानी उस जानिब से पहली मुअत्तली की हिमायत मशरूत कर दी गई कि जी वो रास्ता एक दिया गया। हाँ, रास्ता दिया गया। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम इनसे एग्री नहीं करते, फैसल सिद्दीकी से हम एग्री नहीं कर रहे। हसन ने 2-3 बार उठ के कहने की कोशिश की कि जी आप रिक्यूज़ल को पहले देखें। उन्होंने कहा जी वो पॉइंट्स हम देख लेंगे सारे मामलात, लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद से कल के वाक़े का हवाला दिया कि पाक फौज के 23 जवानों को शहीद किया गया, तो उनको शहीद करने वाले जो सिविलियन होंगे अब वो किधर जाएंगे, जो हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं उनके साथ अब क्या होगा, ये सवालात उनकी जानिब से उठाए गए। अटॉर्नी जनरल भी दूसरी तरफ से अग्रेसिव अप्रोच थी, तो अटॉर्नी जनरल भी थोड़े आज तो अमूमन वो धीमे मजाज में होते हैं, लेकिन आज वो भी थोड़ा ऊंचे भी बोले और उन्होंने फिर यहाँ तक भी कहा कि हम 9 मई वालों पर बड़े संगीन नौयत की दफात लगा सकते थे, लेकिन हमने नहीं लगाई कि अपने शहरी हैं, अगरचे वो गुमराह हैं, उनको मिस गाइड किया गया है, लेकिन हमने उनको वही दफात लगाई है जिसमें 3 साल तक की सज़ा है। तो अगर ट्रायल चलेंगे तो उनमें से कई तो पहले मुलजमान रिहा भी हो चुके हैं, तो शायद कुछ बरी भी हो जाएं, तो इसलिए आप हमें एक मशरूत इजाज़त दें। उन्होंने एक वे फॉरवर्ड दिया अटॉर्नी जनरल ने
कि उसके तहत हम ट्रायल चला लेते हैं। अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि फैसला भी सुना देते हैं, उस पर जो फैसले पे अमल दरामद वो रुकवा दें। लेकिन कोर्ट ने 5-1 से ये किया कि ट्रायल चलाने की इजाज़त दी और फैसला सुनाने की इजाज़त नहीं दी। जस्टिस मसरत इलारी ने इसे इख्तिलाफ किया है। मरियम नवाज हैं हमारे साथ, जियो न्यूज़ से सुप्रीम कोर्ट कवर करती हैं। मुझे ये बताइएगा कि एक तो अटॉर्नी जनरल अगर ये कह रहे हैं कि वो भटक गए थे या शहरी हैं ये, तो दूसरी तरफ जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं उन्होंने ये मिसाल दी कि 23 जो जवान थे, फौजी जवान थे, कल DI खान में वहाँ पे एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें वो शहीद हो गए। तो अब दोनों की अप्रोच में मुझे कोई फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये अगर जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद की ये अप्रोच है तो दैन तो मेरा ख्याल है ये भूल जाएं कि इनको अपील में कहीं रिलीफ मिलेगा सिविलियंस को। देखिए, ये बात वाकई आज जब बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद, पहले भी उन्होंने बेंच पर जो उन पर एतराज़ किया गया उसमें भी वो ज़रा एकदम से लीथल हो गए, गुस्से में आ गए। उसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जब उनके सामने ये कहा गया कि ये जो 102 मुल्ज़िमान हैं इनकी हद तक फैसल सिद्दीकी जो कि लॉयर है सिविल सोसाइटी के, उन्होंने ये हल दिया कि अटॉर्नी जनरल को एक रेस्क्यू उन्होंने करने की कोशिश की कि ये कर दें कि फैसले का जो वो वाला पार्ट है जिसमें आर्मी एक्ट के शिकें उड़ाई गई हैं वो वाले हिस्से को आप मुअत्तल कर दें और बाकी हिस्से को बरकरार रहने दें। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उस वक्त, आई डोंट नो किसी ने नोट किया नहीं। उन्होंने कहा कि हमें कैसे पता कि ये जो 102 अफराद गिरफ्तार हैं इन्होंने कोई संगीन जराइम नहीं किए। अच्छा। तो वहाँ किसी उस नीयत से नहीं गए, उस नीयत से नहीं गए, एग्जैक्टली। तो फिर ये वाली जहाँ से बात आ गई तो फिर उसके बाद अब उनके माइंड की क्लैरिटी, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उनके ऊपर एतराज़ है और वो वाकई जजमेंट अपनी राय का इजहार कर चुके हैं एग्जैक्टली नोट के अंदर। तो आज भी जब उनके रिमार्क्स आए तो यही जो है वो उन्होंने अपने माइंड को एक्सपोज किया। उसके अलावा थ्रू आउट द हेयरिंग आज तो एक तरह से मछली मंडी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वकला जैसे ही हेयरिंग शुरू हुई जो मेन केस के अंदर सारे पिटिशनर्स थे वो सब के सब रोस्टरम पर आ गए। अमूमी तौर पर इस तरह के केसेस में ये होता है कि पहले अटॉर्नी जनरल आएंगे या हुकूमत की तरफ से जो भी वकील है वो आएगा, वो पहले अपने फॉर्मुलेशन सामने रखेगा अदालत की, उसके बाद नोटिस होंगे या फिर अगर उनसे पूछा जाए तो वो सामने आके अदालत को बताएंगे। तो लेकिन आज तो थ्रू आउट मतलब जस्टिस सरदार तारिक मसूद से शायद वो जो पूरा माहौल था वो कंट्रोल नहीं हुआ। ये सब कुछ चीफ जस्टिस काजी फरीसा की अदालत में करने की किसी की भी हिम्मत ना होती। इनफैक्ट अगर कोई भी वकील उनके सामने इमोशनल हो रहा होता है तो चीफ साहब उस वकील को कहते हैं कि आपका कोई पर्सनल केस तो नहीं है ना, आप किसी की पार्टी, किसी के क्लाइंट हैं, कोई आपका क्लाइंट है, आप उसके काउंसिल हैं, तो ये इसको पर्सनल केस की तरह प्लीड नहीं करें। लेकिन जस्टिस सरदार तारिक मसूद धीमे थे, अपने मिजाज के बरखिलाफ धीमे थे। जो उनकी नॉर्मली उनके कोर्ट में केसेस होते हैं उसमें वो किसी को इतना बोलने नहीं देते और ना ही इजाजत देते हैं कि वो बार बार आर्ग्यूमेंट्स के बीच में इस तरीके से इंटरफेयर करे। लेकिन आज अदालती माहौल ही कुछ अजीब था। बहरहाल यही रिलीफ एक्सपेक्टेड था कि पहली हेयरिंग के ऊपर फैसला मुअत्तल हो जाएगा, वही हुआ। जस्टिस मसरत हिलाली के डाइसेंट की भी, क्योंकि उन्होंने दौरान समात भी कुछ सख्त सवालात ही किए और वो ये कह रही थी कि एक आपका जर्नल बैठ के कैसे कोई कर्नल या मेजर कर देता है फैसला। तो ये उनकी क्वेरीज से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं हो रही है अदर साइड का जो आर्गुमेंट है कि इस फैसले के असरात बहुत दूरस हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा बाद में कि जो जब ये चल रही थी प्रोसीडिंग्स तो उस वक्त कुछ चीज़ें तय हो रही थी कि ड्यू प्रोसेस, फेयर ट्रायल, वकला की एक्सेस, ये वो, अब तो वो भी नहीं है। इसका आप जवाब दीजिएगा। सुहेल रशीद साहब, आप ये बताएं कि 23 अक्टूबर को फैसला कलअदम हो, मतलब 23 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि मिलिट्री में सिविलियंस के ट्रायल नहीं हो सकते, बल्कि उन्होंने बहुत आगे ही निकल गए। 2-1 उन्होंने कस्टडी वापस देने का भी कहा था, कस्टडी वापस देने का भी कहा था। आज की समात में आपने कहीं सुना कि बेंच ने कहीं पे ये पूछा हो कि 23 अक्टूबर का इसी अदालत उज़्मा का जो फैसला था इम्प्लीमेंट हुआ, नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्या हम फिर भी सस्पेंड कर सकते हैं? ऐसी कोई बात हुई है? बेंच ने कहीं पे बात की? नहीं, बेंच और जो बेंच ने रिलीफ दिया है ये सस्पेंशन से भी कोई अखीर किस्म का रिलीफ मुझे लगता है। देखिए, अमूमी इस सस्पेंशन से थोड़ा सा हटके इसको इस तरह से आप देख सकेंगे, जो दफात एक हतमी फैसले में कलअदम हुई हैं जी, ठीक है, उनको भी आज टेक्निकली वापस जो है ना रिस्टोर कर दिया गया है इंटरम उसमें रिलीफ में, कि उनके तहत आप उनका ऑपरेशन जो है वो जारी रख सकते हैं। लेकिन कोर्ट की आज शुरू से जो टोन थी उसमें आगाज में ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक तो रिक्यूज करने से इनकार करने के बाद स्टे ऑर्डर पे भी अपना माइंड आज फिर डिस्क्लोज कर दिया था। हाँ, उन्होंने कहा कि आपको तो हम सुनेंगे नहीं लतीफ कोसाको का, तो एजाज हसन ने कहा कि फिर आप, सलमान अकरम राजा ने कहा कि फिर आप आज जो है ना स्टे ऑर्डर नहीं देंगे। तो जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि आपको नहीं पता इस तरह केसेस में होता है या नहीं होता, आपको भी पता है, ठीक है। तो
बाद में अफजाल हसन ने भी कहा कि जी नहीं होता सिर्फ अपील दायर होने पे स्टे ऑर्डर, लेकिन जस्टिस सिद्धार्थ तारिक ने फिर कहा कि जिसमें कुछ अगर असरात ऐसे मुरतब हो रहे हों तो उसमें स्टे ऑर्डर हो जाता है। तो वो बड़ा क्लियर थे कि उन्होंने स्टे ऑर्डर देना है। फिर उन्होंने ये जो रिसेंटली अटैक्स हुए हैं और जो टेररिज्म उसको भी मिला के, और फिर 9 मई वालों की नीयत पे भी उन्होंने कहा कि जी हमें क्या पता कि वो सिर्फ गुमराह कारकुन ही थे या किसी संगीन नौयत की दहशतगर्दी के लिए गए थे। तो इन सारे मामलात के ऊपर ना वो एक स्टेप अहेड गए हैं, और फिर यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए थी ये दफात कलदम। तो वो आगे भी बड़ा क्लियर है कि ये नहीं करनी चाहिए थी। एक और बड़ा अहम इंटरेस्टिंग इवेंट था, ख्वाजा आरएस ने ये केस बिल्ड किया था कि जो 21D है आर्मी एक्ट की, इसको पहले ब्रिगेडियर FB अली और इस तरह के कई केसेस हैं जिनमें 21वीं आईनी तरमीम इनमें नहीं टच किया गया, उनको बरकरार रखा गया। सलमान अकरम राजा ने इसके काउंटर ये कहा कि इसमें जब आप हमें नोटिस करके सुनेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये 1967 में इंक्लूड होती है, और 1973 में एक कॉन्स्टिट्यूशन आ गया जिसने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया है। अब जैसे सरदार तारिक के हाथ में एक छोटा सा कोई बुकलेट था, तो उन्होंने इस तरह उसको वापस फेंकते हुए कहा कि एक तो पता नहीं फंडामेंटल राइट्स हमें कहाँ लेकर जाएंगे। अच्छा। जी तो मैं तो बड़ा क्लियर था, कह रहे हैं ये मैं मरियम कह रही है कि वो थोड़ा सा उनकी टोन नीचे थी, लेकिन उन्होंने शुरू में टोन इतनी ऊंची कर ली थी कि शायद जिसके बाद उनको नीचे रख के एक केस को आज रिलीफ की तरफ पहुंचाना था, और मशवरे के लिए अंदर गए हैं, जिसके बाद उन्होंने ऑर्डर लिखवाया। अमूमन जो है वो तो 5 की उनको बहरहाल हमायत एक बड़ा उसमें है। और सबसे दिलचस्प मेरे लिए ये है कि एक जो तफसीली फैसला अभी नहीं आया, वो शायद तफसीली फैसला लिखने वालों की ताखीर भी एक वजह बनी है आज के रिलीफ की। एक तफसीली फैसला आने से पहले ही एक फैसला जो है वो मुअत्तल हो गया है, और उसमें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल दोबारा आज चल पड़ेगा। अच्छा, ये बताइएगा कि आज अटॉर्नी जनरल ने कुछ बताया कि किस स्टेज पे हैं वो ट्रायल्स? तो वो तो हमने सुना था वो ट्रायल्स रुक गए हैं, या उस वक्त उस स्टेज पे थे, वो इन्होंने बताए हैं। और दूसरा, उस वक्त ये बात होती थी कि इनको एक्सेस दें, ड्यू प्रोसेस, वकला, ये वो। अब तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ भी नहीं है। तो क्या आपने क्या मतलब समझते हैं? देखिए साकिब भाई, अगर नॉर्मली केस चल रहा होता तो बेंच की जानिब से पहला सवाल तो यही आना चाहिए था कि अब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल क्यों नहीं हुआ। फिर दूसरा सवाल ये आना चाहिए था कि आपने वो तमाम सहूलियात फराहम करने का कहा था, और किसी को सख्त सजाएं भी नहीं हो सकती ये भी कहा था। तो ये बताएं कि अब तक वो सारी चीज़ें कहाँ हुई, क्योंकि अगर तफसीली फैसला नहीं आया 23 अक्टूबर वाला, तो स्टिल जो शॉर्ट ऑर्डर्स आते रहे हैं जिसमें अटॉर्नी जनरल की सारी यकीन दहानियां शामिल होती नहीं है, वो सब कुछ तो अदालत के सामने है। अब उस सब के बारे में कोई सवाल नहीं हुआ। अदालत नहीं पूछ रही कि हमारे दिए हुए ऑर्डर पर अमल क्यों नहीं हुआ, हालांकि दूसरे बेंचेस के अंदर यही अदालत ये कहती है कि जब ऑर्डर इन फील्ड है, जैसे फैजाबाद धरने में कहते हैं कि ऑर्डर इन फील्ड है, बेशक नजरसानी आ गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप फैसले पर अमल ना करें। तो वो सवाल यहाँ क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा मिसिंग एलिमेंट है। उसके अलावा जो 23 अक्टूबर को फैसला आया था, जिसके बारे में ये तासुर भी है आम के, उसके अंदर शायद बेंच ने आउट ऑफ नोवेयर वो 21D और सेक्शन 57 ऑफ आर्मी एक्ट उड़ा दिए। ऐसा नहीं था। जो जवादिस ख्वाजा की पिटीशन है, उस पिटीशन की प्रेयर में ये लिखा है कि आप इन सेक्शंस को कलअदम करार दें क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। तो अदालत ने उस पिटीशन को अलाउ किया था। अब ये मामला यहाँ पर अब जब इस कोर्ट के सामने आएगा तो फिर ये बताएं कि अगर आपने मरकजी केस के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ों के ऊपर एतराज़ात हैं, और ये वाली बात आज वकला की जानिब से बार बार कही जाती रही है, बेशक वो उनका जो भी पॉइंट था, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वो भी 5 जजेस थे और वो आपके इक्वली 5 जजेस थे, तो उनके दिए हुए फैसले को आप इस तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अब इस अदालत ने ये कोर्स तय करना, और अटॉर्नी जनरल से कोई सवाल ही इस बारे में ट्रायल के बारे में नहीं हुआ। वो तो खुद उन्होंने कहा कि वो फर्दर जुर्म के स्टेज पे था और वो माइनर किस्म की सेंटेंसेस हैं। अब जब तक बेंच नहीं पूछेगा तो वकील तो बिल्कुल भी पागल नहीं होते हैं कि वो अपनी सारी चीज़ें एक्सपोज करके बेंच के सामने रख देंगे। मुझे ये लगा कि बेंच के अंदर सवालात करने वाले सिर्फ 3 ही लोग थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मोहम्मद अली मजहर उन्हें रेस्क्यू करे थे। और कहीं कहीं मुसरत इलाली साहिबा थ्रू आउट द हियरिंग एक टॉन्टिव किस्म की स्माइल उनके फेस पे थी, यानी ये बात हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे कि वो इनके दलाइल से बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हो रही है और उनको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, उन्होंने इस तरफ को नहीं जाना है। और ये जो इतनी देर लगी और फिर जब बेंच ऑर्डर सुनाने के लिए वापस आया, और क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की क्वालिटी कहूँ या उनकी एक जिसे कहूँ, वो उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके एक्सप्रेशन नहीं छुपते, तो जब वो वापस आए बेंच ऑर्डर सुनाने के लिए तो उनके काफी सख्त किस्म के एक्सप्रेशन थे, यानी बहुत देर के कोशिश की गई शायद मनाने की, और फिर जस्टिस मुसरत इलाली इस बात पे आमादा नहीं थी। और जाहिर है कि ये 5-1 से आया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी जो ऑर्डर इन फील्ड है 23 अक्टूबर वाला, वो भी 5 जजेस का है, उस पर जस्टिस याया अफरीदी ने इख्तलाफ नहीं किया था, सिर्फ राय महफूज रखी थी।
अब किसी को भी नहीं पता, जैसे याया अफरीदी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसे याया अफरीदी ने इख्तलाफ किया था, उन्होंने अपनी राय महफूज रखी थी और वो 5 जजेस का फैसला मौजूद है। अब इन 5 जजेस ने चाहे किसी भी केस के ऊपर रिलाई करते हुए कैसे उसको मुअत्तल कर दिया और फिर ये भी नहीं पूछा कि उस पर अब तक क्या अपडेट है। तो ये एक बड़ा ट्रिकी सा है। आप देखें जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस लगाया, 9 मई वालों का ट्रायल नहीं चलेगा, इस हद तक तो याया अफरीदी भी उसमें मुतफिक थे। Exactly. 9 मई वालों का वहाँ ट्रायल नहीं चलेगा, वो मुतफिका फैसला उन्होंने है। उस फैसले के सिर्फ एक जी, बाहरी सेक्शन से। से इख्तलाफ जी। किया था, जो थोड़ा बाहरी थोड़ा आप दोनों एक इंटरेस्टिंग चीज याद आ रही है, जी, जी। बैरिस्टर एजाज हसन ने आज एक मौके पे ना कहा जी कि मैं आपको बताता हूँ मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस मामले पे क्या मौक़िफ़ है। ठीक है, एक दफा लगा कि शायद कोई उनका नया बयान ये ले आया है, और फिर एक मोमेंट लगा मुझे पहुंचने में कि वो 21वीं आईनी तरमीम पे जो उनका इख्तिलाफी नोट था उसका हवाला दे रहे थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो उसमें पूरी आपकी उसमें स्कीम में ही नहीं आती मिलिट्री कोर्ट्स कहीं भी। तो चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं एजाज हसन ने ये निशानदेही की कि उन्होंने अपने इख्तिलाफी नोट में तब ये लिखा था कि ये कोर्ट करार ही नहीं दी जा सकती, ना यहाँ पे फेयर ट्रायल हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ये भी आप देख लें कि आपके चीफ ने इस पे सरदार तारिक मसूद एक लम्हे के लिए मुस्कुराए थे ताहम। अच्छा, एक सवाल आप दोनों से मुख्तसरन जवाब दें कि बोलने वाले जजों को क्यों इस बेंच से अलग रखा गया है। जस्टिस अतर मिनल्ला है, जस्टिस मंसूर अली शाह पर चले शुरू में वो इतराज़ हुआ था, जस्टिस मंदोखेल है, जमाल मंदोखेल है, खुद चीफ जस्टिस है। मेरा तो ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस 2015 में वो एक जनरल नेचर का मामला था, ये स्पेसिफिक एक चीज़ थी। तो मेरा तो ख्याल ये है कि इसमें वो बैठ सकते थे। फिर उन्होंने जो जून में जो रिक्यूज़ किया था, बेंच से अलग हुए थे, उसमें भी उन्होंने अपने नोट पे नहीं लिखा था कि मैं जो है वो मेरी वजह 2015 की वो जजमेंट है या वो इख्तिलाफी नोट है। आपको क्या लगता है कि क्यों 3-4 जजेस को अलग रखा गया इतने अहम बेंच में? और वो 5 मेंबर बेंच था, अब 9, 7 या 9 मेंबर तो बनाते ना। अब वही मसला जो मरियम ने बताया कि 5-5 का आ गया। अब 5 दिमाग जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कह रहे हैं ये फैसला है, और 5 दिमाग कह रहे हैं नहीं जी खत्म करें। ये क्या जी, जस्टिस अतर मिनल्ला जो है ना, वाहिद इसमें एक बड़ा क्वेश्चन है। मिलिट्री कोर्ट्स वाले में फायज ईसा साहब जो है ना, वो मेरा ख्याल है उनको नहीं ही बैठना चाहिए था, क्योंकि बड़ा ओपनली उन्होंने एक इससे ना इख्तिलाफी नोट दिया हुआ है कि ये कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती सिरे से। ठीक है, अतर मिनल्ला, जस्टिस अतर मिनल्ला इस बेंच में हो सकते थे, और वो होते तो शायद माहौल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता। अब इस बेंच के लिए भी उन्होंने रिक्यूज किया है, यानी क्योंकि इस बेंच की तश्कील के ऊपर जस्टिस इजाजुल हसन वो अलग से एक जो है ना सवालात उठा चुके हैं कि ये बेंचेस तो कमेटी में तश्कील ही नहीं पाए। तो आपने कहा जी कि उनको शामिल क्यों नहीं किया गया, तो इसमें मुझे कल का वाकया याद आ रहा है कि कल अटॉर्नी जनरल से परसों गालबन ये भुट्टो रेफरेंस पे पूछ रहे थे कि ये इतना अर्सा लगा क्यों नहीं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा था इसका जवाब आपने देना है। तो इसका जवाब भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने देना है कि वो जजेस इस बेंच में शामिल क्यों नहीं है, और 5 के जवाब में 5 की उससे उसका फैसला रोक दिया गया है। और ये चीज़ पॉइंट आउट की गई थी कि 5 अगर आप करते हैं तो नहीं हो सकेगा, लेकिन जस्टिस तारिक ने कहा कि फिर ये अपील का फोरम बनाने का फ़ायदा किया है, फिर मकसद किया है, ये तो ऐसे नहीं होता, ये हो सकता है। अच्छा, मरियम आप बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। एक तो मरियम आप ये बताइएगा कि क्यों नहीं शामिल किया गया, और दूसरा अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह जस्टिस काजी फाइज से जब सीनियर क्यों जज थे तो हर सिचुएशन में वो एक ख़त लिखते थे, अगर जस्टिस बंदयाल ऐसा बेंच बनाते, 5 मेंबर का बेंच होता, वो फैसला देता और 5 वाला ही मुअत्तल कर देता, तो क्या आपको लगता है कि उनका रिएक्शन होता? क्योंकि अपोजिशन में रह के वो बहुत अच्छा खेले हैं, अब जब वो आए हैं ताकि भाई उनको खत लिखने पे जो मुहारत हासिल है वो शायद आपने कल रात खत पढ़ के देख ली होगी, और भले कि वो इस वक्त अपोजिशन में नहीं है और मेजॉरिटी में है, लेकिन उन्होंने खतों वाला सिलसिला नहीं छोड़ा और अभी भी बेंचेस के ऊपर वो खत ही लिख रहे हैं, भले बेंचेस वो खुद बना रहे हैं। तो वो जो अभी मिलिट्री कोर्ट्स वाला बेंच है इसके ऊपर तो देखें जस्टिस इजाजुल हसन का खत जो है उसने काफ़ी सारा एक्सपोज कर दिया कि तय ये हुआ था कि पहले 7 जो सीनियर जजेस हैं उनको शामिल करके 7 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाएगा, लेकिन बाद में अचानक से, जो कि कमेटी के एजेंडे पर भी एक चीज़ नहीं थी, और फिर बाद में मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अचानक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट में जो बेंचेस बनाए जाते हैं तो कोशिश की जाती है कि ऑड नंबर्स में बनाए जाएं, क्योंकि इवन नंबर में मेजॉरिटी अटेन करना मुश्किल होता है। ये एक रिवायत है, कहीं सेट रूल नहीं है, लेकिन इसको भी मद्देनजर नहीं रखा गया। फिर खुदा जानता है कि वो क्या मजबूरी थी। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि जो सहाफ़ी इख्तलाफ कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट से केस ना लगने पे, शायद वो एक रीज़न है कि इतना अचानक हफ्ते वाले दिन कॉज लिस्ट आई, फ्राइडे को ये फैसला हुआ, हफ्ते को कॉज लिस्ट आई, जस्टिस इजाजुल हसन से भी मशवरा नहीं हुआ, और फिर जस्टिस इजाजुल हसन ने जब बेंचेस के मामले के ऊपर ख़त लिखा तो चीफ जस्टिस ने उनको जवाबी ख़त जो कि नवंबर में लिखा था वो पब्लिश कर दिया। यानी वो नवंबर से जानते थे कि जस्टिस इजाजुल हसन को इन बेंचेस की तश्कील के ऊपर एतराज़ है, और फिर भी उस एतराज़ को दूर नहीं किया गया। तो जाहिर है कि ये जो बेंच बनाया गया है इसके पीछे एक जो साफ मकसद जो दिखाई देता है, समझ आता है, वो तो यही है
कि मेजॉरिटी अटेन करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं कर सके। जस्टिस मुसर्रत हिलाली डाइसेंट कर गई आज के इतने से फैसले के अंदर, और अब लार्जर टर्म में भी यही लग रहा है कि शायद वो अपीलों तक भी अगर मैनेज ना कर लिया गया तो वो शायद ना माने। तो ये आज के बहुत शुक्रिया। एक चीज लास्ट ऐड कर दूं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अगर इस केस का फैसला आत्मी सुनाना है तो उनको जनवरी के तीसरे हफ्ते में आइंदा समाअत के बाद बड़ी तेजी करनी होगी। हाँ, क्योंकि उसके बाद उनके पास खुद गिने चुने हफ्ते रह जाते हैं। अच्छा, मार्च के पहले हाँ, हफ्ते में वो रिटायर तो ये भी इम्कान है कि अगर 3-4 बड़ी तारीखें पड़ गई बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से तो शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद सिर्फ इंटरिम रिलीफ के साथ ही घर चले जाएं। अच्छा, उनको यही एजाज जो है वो लेकर चले जाएं। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब, मरियम नवाज, आपने बताया कि आज की समाअत में क्या हुआ है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स जो है वो इसमें अहम थे, वो हमने आपके सामने रखे। आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।